हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने आरती बुक ब्रेन चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सपना देखा है जो इतना बड़ा हो कि आपका मन डर से ही कांप उठे? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आप इसके लायक ही नहीं हैं? यह कहानी है दोस्तों राहुल की, एक साधारण गांव का लड़का जिसके पास न पैसा था न अनुभव, सिर्फ एक सपना था अपने गांव की कला को दुनिया तक पहुंचाने का। लेकिन संदेह की छाया ने उसे घेर लिया। गांव वाले हंसे, व्यापारियों ने उसका मजाक उड़ाया, फिर एक किताब ने उसकी ज़िंदगी बदल दी, बिलीव इन योरसेल्फ बाय जोसेफ मर्फी। इस किताब ने उसे सिखाया कि असली ताकत उसके मन में है। ये वीडियो राहुल की उस यात्रा की कहानी है, संदेह से शुरू होकर विश्वास की ताकत के साथ बाधाओं को पार करते हुए और अपने सपनों को उड़ान देने तक। ये कहानी आपको दिखाएगी कि अगर आप अपने आप पर विश्वास करें तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। तो तैयार हैं दोस्तों अपने सपनों की उड़ान के लिए? आइए राहुल की कहानी से प्रेरणा लें और अपने मन की शक्ति को जागृत करें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, अब हम इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। सूरजपुर, एक छोटा सा गांव उत्तर भारत के हरे भरे खेतों के बीच बसा था। यहाँ की सुबह सुबह की पहली किरणों के साथ होती थी। जब मुर्गे की बांग गूंजती थी तब किसान खेतों में काम करने के लिए दिन की अपनी शुरुआत करते थे। गांव की गलियों में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लहलहाता था। यहाँ के लोग सादगी और मेहनत से भरे जीवन जीते थे। यहाँ हर दिन एक जैसा लगता था। लेकिन इस साधारण गांव में एक युवक था, राहुल, जिसके मन में असाधारण सपने पल रहे थे। राहुल 22 साल का था, मध्यम कद का, गेहुआ रंग और भूरी आंखों वाला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके बड़े सपनों की कहानी कहती थी। वो चाहता था कि एक दिन वो बड़ा व्यवसायी बने, एक ऐसी कंपनी बनाए जो न केवल उसके गांव को बल्कि पूरे देश को गर्व महसूस कराए। वो अपने गांव के हस्तशिल्प, सुंदर हस्तनिर्मित कपड़े, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी की नक्काशी को दुनिया के सामने लाना चाहता था। लेकिन ये सपने उसके लिए एक दूर की कौड़ी थे। राहुल का परिवार साधारण था। उसके पिता रामलाल गांव की एकमात्र किराने की दुकान चलाते थे जो गांव वालों की रोजमर्रा की जरूरतों का केंद्र होती थी। दुकान पुरानी थी, लकड़ी की टूटी फूटी अलमारियां और उसमें पुराना पंखा जो गर्मियों में भी बड़ी मुश्किल से ही चलता था। रामलाल दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनकी कमाई इतनी थी कि परिवार का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से ही चल पाता था। राहुल की मां सरला एक गृहिणी थी जो अपने हाथों से बनी रोटियों और सब्जियों से घर को स्वाद और प्यार से भर देती थी। राहुल उनकी इकलौती संतान था और माता पिता की सारी उम्मीदें उसी पर टिकी थी। लेकिन राहुल का मन बेचैन था। वो अपने पिता की तरह किराने की दुकान चलाने के लिए नहीं बना था। वो कुछ बड़ा करना चाहता था लाइफ में, कुछ ऐसा जो उसके गांव की तस्वीर बदल दे। रात को जब गांव की बत्तियां बुझ जाती और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसर जाता था, तब राहुल अपने घर की छत पर बैठकर तारों को देखता। वो कल्पना करता कि एक दिन उसका नाम बड़े बड़े शहरों में गूंजेगा और लोग सूरजपुर को उसके हस्तशिल्प के नाम से जानेंगे। लेकिन जैसे ही वह इन सपनों में डूबता, एक ठंडी हवा की तरह संदेह का एक झोंका उसे वापस हकीकत में खींच लाता। मेरे पास न तो पैसा है, न पढ़ाई और ना ही कोई बड़ा मौका, वह अक्सर सोचता। उसने 12वीं तक ही पढ़ाई की थी, गांव के स्कूल से ही, जहां शिक्षक अक्सर अनुपस्थित रहते थे और किताबें भी पुरानी थीं। कॉलेज जाने का सपना उसने देखा था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ने उसे रोक दिया। वो अपने पिता की दुकान पर दिन भर काम करवाता था, ग्राहकों का सामान तौलवाता, बिल बनाता और भी सारे सामान इधर से उधर उठा कर रखता। लेकिन उसका इस काम में मन नहीं लगता था, उसका मन कहीं और ही था। राहुल का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना ही मन था। वो जितने बड़े सपने देखता उतना ही डर और संदेह उसे घेर लेता। गांव के लोग उसकी बातों को सुनकर हंसते। राहुल, तू सपने तो बड़े देखता है, लेकिन ये सब बड़े शहरों के लिए हैं। उसका चाचा अक्सर कहता, हमारे जैसे लोग तो बस यही छोटा मोटा काम करते हैं। गांव के नौजवान जो दिन भर चौपाल पर बैठकर ताश खेलते थे उसका मजाक उड़ाते। अरे राहुल, तू तो कहता है कि तू दुनिया भर में सूरजपुर का नाम रोशन करेगा, पहले अपनी दुकान का बकाया तो चुकता कर दे।
ये बातें राहुल के दिल को चुभती थीं। वो जानता था कि गांव के लोग बुरा नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी बातें उसके विश्वास को तोड़ रही थी। वो सोचता, शायद मैं ही बहुत बड़ा सपना देख रहा हूँ। रात को जब वो अपने छोटे से कमरे में लेटता तो उसका मन सवालों से भर जाता। क्या मैं वाकई यह कर सकता हूँ? क्या मेरे जैसे साधारण लड़के के लिए इतने बड़े सपने संभव हैं? उसके मन में एक और डर था, असफलता का डर। उसने अपने पिता को कई सालों में मेहनत करते देखा था, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत अधिक बदलाव नहीं आया था। वो सोचता, क्या मेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही चलेगी? क्या मैं भी बस सपने ही देखता रह जाऊंगा और कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? यह डर उसे रातों को जगा रखता था। वो अपने आप से सवाल करता, लेकिन जवाब नहीं मिलता। एक बार गांव में मेला लगा। मेले में शहर से कुछ व्यापारी आए जो गांव के हस्तशिल्प को देखने आए थे। राहुल ने उत्साह में जाकर उनके पास अपने सपनों के बारे में बताया। उसने कहा, साहब, हमारे गांव के कारीगर बहुत मेहनती हैं। उनकी कला को अगर सही मंच मिले तो यह दुनिया तक पहुंच सकती है। मैं एक ऐसा व्यवसाय करना चाहता हूं जो हमारे हस्तशिल्प को ऑनलाइन बेचे। व्यापारी ने उसकी बातें सुनी और हंसते हुए कहा, बेटा, सपने अच्छे हैं, लेकिन ये काम आसान नहीं है। इसके लिए पैसा चाहिए, अनुभव चाहिए और कनेक्शन चाहिए। तुम्हारे पास क्या है? राहुल के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उस व्यापारी की बातें उसके मन में गूंजती रहीं। उस रात वो छत पर बैठा और तारों को देखता हुआ रो पड़ा। उसने सोचा, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मुझ में वो ताकत ही नहीं है। राहुल का जीवन ऐसे ही चल रहा था, सपनों और संदेह के बीच झूलता हुआ। वो दिन भर दुकान पर काम करता, लेकिन उसका मन कहीं और ही होता। वो गांव के कारीगरों के पास जाता, उनकी कला को देखता और सोचता कि अगर इसे दुनिया तक पहुंचाया जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन फिर वही सवाल उसके मन में उठता, कैसे? एक दिन बारिश का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए थे और गांव की गलियां कीचड़ से भर गई थी। दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था और राहुल बिल्कुल अकेला काउंटर पर बैठा था। वो अपने विचारों में खोया हुआ था जब दुकान का दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आया। वो गांव का एक पुराना निवासी था जिसे सभी लोग बाबा कहते थे। बाबा एक रिटायर्ड स्कूल शिक्षक थे जो अब गांव में बिल्कुल अकेले रहते थे। उनके पास एक पुरानी किताब थी जिसका कवर फीका पड़ चुका था। राहुल, बेटा, यह किताब मेरे लिए बहुत कीमती थी, बाबा ने कहा। उनकी आवाज़ में एक गहराई थी। मैंने इसे कई साल पहले पढ़ा था और इसने मेरी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है और मुझे लगता है यह किताब तुम्हारे काम आएगी। उन्होंने किताब को काउंटर पर रखा। किताब का नाम था बिलीव इन योरसेल्फ और इसके लेखक थे जोसेफ मर्सी। राहुल ने किताब को उत्सुकता से लिया। उसने कवर को छुआ जो पुराने कागज़ की तरह खुरदुरा था। ये क्या है बाबा? उसने पूछा। यह एक ऐसी किताब है जो तुम्हें सिखाएगी कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे मन में है, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे पढ़ना और इसे अपने जीवन में उतारना, यह तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगी। राहुल ने किताब को थोड़ा सा खोला। पहली पंक्ति थी, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम अपने मन में यह विश्वास डाल दो कि तुम सफल हो सकते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। यह पढ़कर राहुल के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे लगा जैसे कोई उसके मन की बात कह रहा हो, लेकिन फिर भी उसका संदेह भारी था। क्या एक किताब मेरे डर को भी दूर कर सकती है? उसने सोचा। उस रात गांव की बत्तियां बुझ गईं। राहुल अपने कमरे में मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में बैठा था। उसने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। जोसेफ मर्फी की बातें उसे अंदर तक छू गईं। उन्होंने लिखा था कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो उसे उसके सपनों तक पहुंचा सकती है, बशर्ते वह उस शक्ति पर विश्वास करे। किताब में सकारात्मक सोच, विजुअलाइजेशन और अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बताया गया था। राहुल ने किताब को बंद किया और आंखें मूंदकर सोचा, क्या मैं वाकई अपने आप पर विश्वास कर सकता हूँ? उसे अपने गांव की लोगों की हंसी याद आई, व्यापारी की बातें याद आईं और उसका अपना डर याद आया। लेकिन फिर उसने किताब की एक पंक्ति को दोहराया, विश्वास करो कि तुम कर सकते हो और तुम कर लोगे। उस रात राहुल ने एक छोटा सा संकल्प लिया। वह हर दिन किताब का एक हिस्सा पढ़ेगा और उसमें बताए गए सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करेगा। उसने एक पुरानी नोटबुक निकाली जो उसके स्कूल के दिनों की थी।
उसने उसमें लिखा, मैं अपने सपनों पर विश्वास करता हूँ। मैं एक दिन अपने गांव के हस्तशिल्प को दुनिया तक पहुंचाऊंगा। अगले दिन वह दुकान पर गया, लेकिन उसका मन अब पहले जैसा नहीं था। वह अब सिर्फ सामान तोलने वाला लड़का नहीं था, वो एक सपने देखने वाला लड़का था जिसके मन में एक नई आग जल रही थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा गांव दुनिया भर में मशहूर हो। रामलाल ने अपने बेटे की आंखों की चमक देखी, लेकिन उनकी अपनी चिंताएं भी थी। बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी रोजी रोटी भी चलानी है। तू पहले दुकान को संभाल, फिर सोचना। राहुल ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उसके मन ने ठान लिया था कि अब वह अपने सपनों को हकीकत बनाएगा। उस दिन से राहुल ने अपने दिन के 2 हिस्सों में बांट लिया। दिन में वो दुकान पर काम करता और रात को वो किताबें पढ़ता और अपने सपनों को नोटबुक में लिखता। उसने गांव के कारीगरों से मिलना शुरू किया। वो उनके पास जाता, उनकी कहानियां सुनता और उनकी कला को समझता। एक कारीगर मंगल चाचा, जो लकड़ी के नक्काशी बनाते थे, उन्होंने उससे कहा, राहुल, हमारी कला तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसे कोई पूछता नहीं। अगर तू इसे दुनिया तक ले जा सके तो हम सब तेरे साथ हैं। राहुल के मन में एक नई उम्मीद जगी। वो जानता था कि रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन जोसेफ मर्फी की किताब ने उसे सिखाया था कि पहला कदम विश्वास है। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, मैं अपने आप पर विश्वास करता हूँ, यह मेरी शुरुआत है। राहुल की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ ने उसके मन में एक ऐसी चिंगारी जला दी थी जो अब तक केवल संदेह की ठंडी राख में दबी थी। सूरजपुर का वो साधारण सा गांव, जहां हर दिन एक जैसा लगता था, अब राहुल के लिए एक नई संभावनाओं की दुनिया बन रहा था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो अपने सपने, अपने गांव के हस्तशिल्प को दुनिया तक पहुंचाने का सपना को हकीकत में बदलेगा। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं था। राहुल जानता था कि सपने देखना एक बात है और उन्हें पूरा करना बिल्कुल दूसरी बात। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव के खेतों पर पड़ती, राहुल अपने छोटे से कमरे से उठता। उसका कमरा सादा था। एक पलंग, दीवार पर टंगी सरस्वती माता जी की तस्वीर और एक छोटी सी मेज, जिस पर अब जोसेफ मर्फी की वही किताब रखी थी जो बाबा दे गए थे। उसने किताब का एक हिस्सा हर दिन पढ़ने का संकल्प लिया था और हर रात वो अपनी नोटबुक में अपने विचार और योजनाएं लिखता था। उसकी नोटबुक अब उसका सबसे बड़ा साथी थी, जिसमें उसने अपने शब्दों को उतारा था। मैं सूरजपुर के हस्तशिल्प को दुनिया के सामने लाऊंगा। मैं एक ऐसा व्यवसाय बनाऊंगा जो हमारे कारीगरों को सम्मान और समृद्धि देगा। राहुल ने किताब में पढ़ा था कि अचेतन मन की शक्ति असीमित है। जोसेफ मर्फी ने लिखा था, अगर तुम अपने मन में यह विश्वास डाल दो कि तुम सफल हो सकते हो, तो तुम्हारा अचेतन मन तुम्हें रास्ता दिखाएगा। राहुल ने इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने का फैसला किया। उसने हर सुबह और रात को अपने आप से दोहराना शुरू किया, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, मेरे सपने हकीकत बनेंगे। यह दोहराव उसके लिए एक मंत्र बन गया, जो उसके मन में बसे डर और संदेह को धीरे धीरे कम कर रहा था। लेकिन राहुल जानता था कि केवल मंत्र दोहराने से कुछ नहीं होगा, उसे ठोस कदम भी उठाने होंगे। उसका सपना था कि वो एक ऑनलाइन मंच बनाए जहां गांव के हस्तशिल्प को बेचा जा सके। लेकिन इसके लिए उसे कई चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे इंटरनेट, तकनीकी ज्ञान और सबसे ज़रूरी आत्मविश्वास। सूरजपुर में इंटरनेट की सुविधा सीमित थी। गांव में एक साइबर कैफ़े था, लेकिन वहां का इंटरनेट इतना स्लो था कि एक पेज खुलने में ही कई मिनट लग जाते थे। इसके अलावा राहुल को तकनीकी का भी ज़्यादा अनुभव नहीं था। उसने स्कूल में नॉर्मल सा कंप्यूटर सीखा था, लेकिन वो वेबसाइट बनाना या ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए ये सब पर्याप्त नहीं था उसके पास इतना दिमाग। राहुल ने फैसला किया कि उसे अपने दोस्त अमित की मदद लेनी चाहिए। अमित गांव का इकलौता ऐसा लड़का था जो शहर से कंप्यूटर कोर्स करके आया था। वह गांव के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज़ें भी सिखाता था और अपने छोटे से कमरे में एक पुराना लैपटॉप रखता था। राहुल और अमित दोनों बचपन के दोस्त से दोनों साथ में ही पढ़े थे, लेकिन जहां राहुल सपनों की दुनिया में जीता था, वहीं अमित अधिक व्यवहारिक था। वह अक्सर राहुल का मजाक उड़ाता, तू सपने देखता है जैसे कोई फिल्म का हीरो हो, लेकिन हकीकत में करने के लिए मेहनत चाहिए भाई। एक दोपहर राहुल अमित के घर गया।
अमित अपने आंगन में बैठा था, अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। राहुल ने उससे कहा, अमित मुझे तेरी मदद चाहिए। मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जहाँ हम अपने गांव के हस्तशिल्प को बेच सकें। अमित ने हंसते हुए कहा, राहुल तू पागल हो गया है क्या? ऑनलाइन बिजनेस हमारे गांव में? यहाँ तो लोग मोबाइल से सिर्फ गाने सुनते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं बस। और तू ये इंटरनेट और वेबसाइट की बातें कहाँ से ले आया? राहुल ने अपनी नोटबुक निकाली और उसे दिखाया। उसने लिखा था, सूरज कला, हमारे गांव की कला, दुनिया की शान। उसने अमित को समझाया, देख हमारे गांव के कारीगर इतने मेहनती हैं और वो इतनी मेहनत से काम करते हैं, उनकी कला अनमोल है, लेकिन उसे फिर भी कोई नहीं पूछता। अगर हम इसे ऑनलाइन बेच सकें तो न केवल कारीगरों का फायदा होगा बल्कि हमारा और हमारे गांव का भी नाम रोशन होगा। अमित ने राहुल की आंखों में एक नई चमक देखी। वो उसकी जिद से प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी संदेह था। ठीक है, मान लिया कि तेरा सपना अच्छा है, लेकिन तुझे पता है कि वेबसाइट बनाना कितना मुश्किल है। इसके लिए पैसे चाहिए, इंटरनेट चाहिए और सबसे ज़रूरी अनुभव चाहिए। तू तो कंप्यूटर पर टाइपिंग भी करना ठीक से नहीं जानता। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं ये सब सीख लूँगा, बस तू मुझे शुरू करने में मदद कर। उसकी आवाज़ में एक आत्मविश्वास था जो अमित को हैरान कर गया। उसने सोचा, शायद इस बार राहुल सचमुच कुछ करना चाहता है। अमित ने अपना पुराना लैपटॉप राहुल को दिया, ये ले, लेकिन इसे संभाल कर रखना। मैं तुझे बेसिक HTML और वेबसाइट बनाने जैसी कुछ चीज़ें सिखा दूंगा, लेकिन बाकी तू अपना खुद सीखते रहना। राहुल ने लैपटॉप को ऐसे लिया जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने अमित को गले लगाया और कहा, तू नहीं जानता भाई, तूने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। राहुल ने अगला कदम उठाने का फैसला किया। वो गांव के कारीगरों से मिलने गया। सूरजपुर के कारीगर अपनी कला के लिए मशहूर थे। मंगल चाचा लकड़ी की नक्काशी बनाते थे, जिनके डिज़ाइन इतने सुंदर थे कि देखने वाले दंग रह जाते। राधा काकी हस्त निर्मित कपड़े बुनती थी, जिनमें हर धागा उनकी मेहनत और प्यार की कहानी कहता था। और फिर शांति दीदी जो मिट्टी के बर्तनों को ऐसे बनाती थी जैसे वो मिट्टी के नहीं बल्कि कला का कोई नायाब नमूना हो। राहुल ने सबसे पहले मंगल चाचा से मुलाकात की। मंगल चाचा का घर गांव के बाहरी हिस्से में था, जहां उनकी छोटी सी कार्यशाला थी, जहां पर वो अपना लकड़ी का काम करते थे। कार्यशाला में लकड़ी का छीलन बिखरा पड़ा था और हवा में लकड़ी की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। मंगल चाचा एक पुराने स्टूल पर बैठे थे और अपने हाथों से एक लकड़ी के टुकड़े को नक्काशी दे रहे थे। मंगल चाचा, मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, राहुल ने उत्साह से कहा। इसमें हम आपकी नक्काशी, राधा काकी के कपड़े और शांति दीदी के बर्तनों को बेच सकते हैं। दुनिया तक हमारी कला पहुँचेगी। मंगल चाचा ने अपना चश्मा उतारा और राहुल को देखा। बेटा, तेरा इरादा अच्छा है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। हमारी कला को गांव में भी कोई खास नहीं पूछता, शहर वाले से क्यों खरीदेंगे? राहुल ने जोसेफ मर्फी की किताब की बात याद की। उसने कहा, चाचा, अगर हम अपने आप पर विश्वास करें तो दुनिया भी हमारी कला की कीमत को समझेगी। मुझे बस आपका साथ चाहिए। उसकी बातों में एक ऐसी ईमानदारी थी कि मंगल चाचा आकर्षित हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी कुछ नक्काशियाँ ले जा और अगर तुझे लगता है कि ये बिक सकती हैं तो मैं और बनाऊँगा। राहुल ने इसके बाद राधा काकी और फिर शांति दीदी से भी मुलाकात की। दोनों ने पहले तो संदेह जताया, लेकिन राहुल की उत्साह और विश्वास ने उन्हें भी प्रेरित किया। राधा काकी ने कहा, राहुल, अगर तू हमारी मेहनत को दुनिया तक ले जा सके तो हम तुझे आशीर्वाद देंगे। शांति दीदी ने अपने सबसे सुंदर बर्तन राहुल को दिए और कहा, ये मेरे लिए सिर्फ बर्तन नहीं, मेरे सपने हैं, इन्हें संभाल कर रखना अपने पास। राहुल के पास अब कारीगरों का साथ था। उसने उनकी कला की तस्वीरें अपने पुराने मोबाइल से खींची। तस्वीरें बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि उसका फ़ोन पुराना था और कैमरा धुंधला था, जिसके मेगापिक्सल भी अच्छे नहीं थे। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, मैं इसे और बेहतर करूँगा। राहुल ने अमित के लैपटॉप पर काम शुरू किया। उसने गांव के साइबर कैफ़े में जाकर इंटरनेट से वेबसाइट बनाने की बुनियादी जानकारी ढूंढी, लेकिन गांव का इंटरनेट इतना धीमा था कि एक वीडियो ट्यूटोरियल देखने में ही घंटों लग जाते। कई बार तो कनेक्शन बीच में ही टूट जाता और फिर राहुल को वहीं से शुरू करना पड़ता। वो हताश हो जाता, लेकिन फिर वह अपनी नोटबुक खोलता
और जोसेफ मर्फी की पंक्तियां पढ़ता, हर बाधा एक अवसर है, अपने मन को शांत रखो और समाधान खोजो। राहुल ने धीरे धीरे HTML और CSS सीखना शुरू किया। अमित ने उसे बेसिक कोडिंग सिखाई, जैसे कि वेबसाइट का ढांचा कैसे बनाया जाता है। लेकिन राहुल को यह सब बहुत जटिल लगता था, क्योंकि उसे इतना सब आता नहीं था। वो रात भर जगकर कोडिंग लिखता और कई बार गलतियां होने पर उसे फिर से शुरू करना पड़ता। एक रात जब वह एक साधारण वेब पेज बनाने की कोशिश कर रहा था तो स्क्रीन पर कुछ भी सही नहीं दिख रहा था। उसने गुस्से पे लैपटॉप बंद कर दिया और सोचा, शायद मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसे किताब का एक और सिद्धांत याद आया, असफलता केवल एक सीखने का अवसर है। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, हर गलती मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगी। इस विचार ने उसे नई ऊर्जा दी। उसने लैपटॉप फिर से खोला और कोड को एक बार फिर से देखा। इस बार उसने एक गलती ढूंढ निकाली। एक छोटा सा कामा था जो गलत जगह पर उसने लगा दिया था। उसने उसको ठीक किया और वेब पेज स्क्रीन पर दिखने लगा। यह एक साधारण पेज था जिसमें सिर्फ एक हेडिंग थी, सूरज कला, हमारी कला, हमारा गर्व। लेकिन राहुल के लिए यह एक बड़ी जीत थी। राहुल ने जोसेफ मर्फी की किताब में पढ़ा था कि सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन की शक्ति से कोई भी अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। उसने हर रात सोने से पहले अपने सपनों को विजुअलाइज करना शुरू कर दिया। वो आंखें बंद करता और कल्पना करता कि उसकी वेबसाइट पूरी हो चुकी है। वो देखता कि लोग उसकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं और गांव के कारीगरों की तारीफ कर रहे हैं। वो कल्पना करता कि वो मंगल चाचा, राधा काकी और शांति दीदी खुशी से अपने काम में लगे हैं और उनके चेहरों पर गर्व की मुस्कान है। ये विजुअलाइजेशन राहुल के लिए एक ताकत बन गया। जब भी वो हताश होता, वो अपनी आंखें बंद करता और इस दृश्य को अपने मन में दोहराता। उसने किताब में पढ़ा था कि अवचेतन मन को बार बार सकारात्मक विचार देने से वो उन विचारों को हकीकत में बदलने लगता है। राहुल ने अपने कमरे में एक छोटा सा बोर्ड बनाया जिस पर उसने लिखा, मैं कर सकता हूँ, मेरा विश्वास मेरी ताकत है। राहुल ने गांव के कुछ और लोगों को अपने सपनों के बारे में बताया। कुछ ने उनका समर्थन किया, लेकिन कुछ ने उनका मजाक उड़ा दिया। गांव के चौपाल पर बैठे कुछ बुजुर्गों ने कहा, राहुल, ये इंटरनेट और वेबसाइट की बातें हमारे गांव के लिए नहीं है। तू अपनी दुकान ही संभाल, यही तेरे लिए ठीक है। इन बातों ने राहुल को थोड़ा हिला दिया, लेकिन उसने किताब में पढ़ा था कि बाहरी आवाज़ों को नज़रअंदाज करना भी ज़रूरी है। उसने अपने मन में दोहराया, मेरा विश्वास मेरे साथ है, मैं अपने सपने को सच करके रहूँगा। कई हफ्तों की मेहनत के बाद राहुल ने अपनी वेबसाइट का एक बेसिक ढांचा तैयार कर लिया। यह अभी बहुत साधारण था, कुछ तस्वीरें, कारीगरों के उत्पादों का विवरण और एक हमसे संपर्क करे का बटन, बस इतना ही। लेकिन राहुल के लिए यह भी एक बड़ा कदम था। उसने अमित को अपनी वेबसाइट दिखाई। अमित ने उसकी वेबसाइट देखी और कहा, बुरा नहीं है राहुल, लेकिन इसमें अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हें मार्केटिंग सीखनी होगी और इंटरनेट पर ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना होगा, तभी हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। राहुल ने अमित की सलाह को गंभीरता से लिया। उसने साइबर कैफ़े में जाकर ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने सोशल मीडिया के बारे में सुना, लेकिन गांव में ज़्यादातर लोग फेसबुक और व्हाट्सएप तक ही सीमित थे। इसलिए उसने एक फेसबुक पेज बनाया जिसका नाम रखा सूरज कला। उसने उस पर कारीगरों की तस्वीरें और उनके उत्पादों की कहानियां डाली। उसने लिखा, हमारे गांव की कला आपके दिल तक, हर उत्पाद में है मेहनत और प्यार। पहले कुछ दिन तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। राहुल का मन फिर से डगमगाया। वो सोचने लगा, शायद मैंने बहुत जल्दी ही उम्मीद कर ली थी। लेकिन फिर से उसे जोसेफ मर्फी की किताब की एक और पंक्ति याद आई, धैर्य रखो और अपने विश्वास को मत छोड़ो। उसने अपने फेसबुक पेज पर और मेहनत की। धीरे धीरे कुछ लाइक्स और कमेंट आने लगे। यह राहुल के लिए एक छोटी सी जीत थी, लेकिन उसके लिए यह एक बड़ा संकेत था कि वो सही रास्ते पर है। राहुल की मेहनत अब रंग ला रही थी। उसने गांव के और कारीगरों को अपने साथ जोड़ा। उसने एक छोटा सा समूह बनाया जिसमें मंगल चाचा, राधा काकी, शांति दीदी और कुछ अन्य कारीगर भी शामिल थे। उसने उन्हें बताया कि वो उनकी कला को दुनिया तक ले जाएगा और इसके लिए उन्हें साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। कारीगरों ने उस पर भरोसा किया क्योंकि उन्होंने राहुल की आंखों में एक नई आग देखी थी। राहुल ने अपनी नोटबुक में हर दिन अपनी प्रगति लिखी।
उसने लिखा, आज मैंने वेबसाइट पर एक नया पेज जोड़ा है, आज मुझे पहला कमेंट मिला, आज मैंने एक नई चीज़ सीखी। ये छोटी छोटी जीतें उसके लिए बहुत मायने रखती थी। उसने जोसेफ मर्फी की किताब को फिर से पढ़ा और उसमें लिखे सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू किया। उसने हर रात अपने सपने को विजुअलाइज किया और हर सुबह नए जोश के साथ उठा। एक रात जब वह अपनी वेबसाइट पर काम कर रहा था, उसे एक विचार आया। उसने सोचा, मुझे अपनी वेबसाइट का नाम कुछ ऐसा रखना चाहिए जो हमारे गांव की पहचान हो। उसने अपनी वेबसाइट का नाम फिर वही रखा जो हमने पहले बताया था, सूरज कला, जो सूरजपुर के सूरज और कारीगरों की कला को दर्शाता है। यह नाम उसे अपने सपनों का प्रतीक लगा। राहुल जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है, उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और बहुत सारी बाधाएं भी पार करनी है, लेकिन उसके मन में अब एक नई ताकत थी। जोसेफ मर्फी की किताब ने उसे सिखाया कि पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वो अगर अपने विश्वास को बनाए रखे तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। राहुल ने अपनी नोटबुक में लिखा, ये मेरा पहला कदम है और मैं रुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन शुरुआत में कोई भी खास प्रतिक्रिया नहीं आई। राहुल हर दिन अपनी वेबसाइट और फेसबुक पेज को चेक करता, लेकिन ना तो कोई ऑर्डर आता और ना ही कोई कमेंट। वो निराश होने लगा। एक रात जब वह अपनी मेज पर बैठा था, उसका मन भारी हो गया। उसने सोचा, शायद मैंने बहुत बड़ा सपना देख लिया, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। वो अपनी नोटबुक खोलने वाला था, लेकिन उसका मन इतना उदास था कि उसने उसे बंद ही कर दिया और लैंप बुझाकर लेट गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो अपनी छत पर गया और तारों भरे आकाश को देखने लगा। गांव में सन्नाटा था, सिवाय झिंगुरों की आवाज़ के। राहुल ने आंख बंद की और जोसेफ मर्फी की किताब की एक पंक्ति और याद की, जब तुम्हारा मन संदेह से भर जाए तो अपने सपने को विजुअलाइज करो। अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाओ कि तुम पहले ही सफल हो चुके हो। राहुल ने वही किया। उसने आंखें बंद की और कल्पना करना शुरू किया। वो देख रहा था कि उसकी वेबसाइट पर ढेर सारे ऑर्डर आ रहे हैं। लोग उसके गांव की कला की तारीफ कर रहे हैं। मंगल काका, राधा काकी और शांति दीदी खुशी से अपने काम में लगे हैं और उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान है। वो देख रहा था कि सूरजपुर का नाम देश विदेश में गूंज रहा है। ये विजुअलाइजेशन इतना जीवंत था कि राहुल को लगा जैसे ये सब सच में हो रहा हो। उसका मन थोड़ा हल्का हो गया और वो वापस अपने कमरे में गया। उसने अपनी नोटबुक खोली और लिखा, मैं हार नहीं मानूंगा, मेरा विश्वास मेरी ताकत है। अगले कुछ हफ्तों में राहुल ने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। उसने गांव के कुछ बच्चों को बुलाया जो मोबाइल के काफ़ी शौकीन थे और वो मोबाइल अच्छे से चलाना जानते थे, और उसने अपने फेसबुक पेज को शेयर करने को कहा। उसने कारीगरों से और बेहतर तस्वीरें खींचने के लिए कहा और अमित से मदद मांगी कि तस्वीरों को किस तरह से और बेहतर किया जाए। अमित ने उसे कुछ बेसिक फ़ोटो एडिटिंग टूल्स सिखाए और राहुल ने अपने मोबाइल में कुछ फ्री ऐप्स भी डाउनलोड किए जिससे वह तस्वीरों को और थोड़ा बेहतर बना सके। एक दिन जब वह साइबर कैफ़े में अपनी वेबसाइट चेक कर रहा था, उसे एक नोटिफिकेशन मिला। ये एक ऑर्डर था, दिल्ली की एक महिला प्रिया का। उन्होंने राधा काकी की बनाई एक हस्त निर्मित शाल का ऑर्डर दिया था। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो साइबर कैफ़े से भागता हुआ राधा काकी के घर गया। काकी, आपको विश्वास नहीं होगा, हमें पहला ऑर्डर मिला है, उसने उत्साह से कहा। राधा काकी ने अपनी शाल को प्यार से सहलाया और कहा, बेटा, ये मेरे लिए सिर्फ एक शाल नहीं है, ये मेरी मेहनत और मेरे परिवार की कहानी है, इसे संभाल कर भेजना। राहुल ने सिर हिलाया और वादा किया कि वह ऑर्डर को पूरी सावधानी से भेजेगा। उसने शाल को सावधानी से पैक किया और उसने एक छोटा सा नोट लिखा, प्रिया जी, यह शाल सूरजपुर के कारीगरों की मेहनत और प्यार का प्रतीक है। हमारी कला को चुनने के लिए धन्यवाद। उसने गांव के डाकघर जाकर शाल भेजी। उस रात जब वह घर लौटा, उसे अपनी नोटबुक में लिखा, आज मेरा पहला ऑर्डर पूरा हुआ। यह सिर्फ एक शाल नहीं, मेरे विश्वास की जीत है। पहले ऑर्डर के बाद राहुल का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने और मेहनत शुरू की। उसने अपनी वेबसाइट पर और उत्पाद जोड़े, मंगल चाचा की नक्काशी, शांति दीदी के बर्तन और कुछ नए कारीगरों के भी काम। उसने सोशल मीडिया पर और सक्रियता दिखाई। उसने एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया और वहां अपने उत्पादों की तस्वीरों को डालना शुरू किया। उसने हर तस्वीर के साथ एक छोटी सी कहानी लिखी, जैसे ये लकड़ी की नक्काशी मंगल चाचा ने बनाई है, जिन्होंने 30 साल तक सूरजपुर की परंपराओं को जीवित रखा।
धीरे धीरे और ऑर्डर आने लगे। एक हफ्ते में 2 और फिर अगले हफ्ते में 4। राहुल ने कारीगरों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया, हमारा सपना सच होने लगा है, लेकिन हमें और मेहनत करनी होगी। कारीगरों ने उसका उत्साह देखा और जोश के साथ काम शुरू किया। मंगल चाचा ने कहा, राहुल, तूने हमें दिखाया कि हमारी कला की कीमत क्या है। हम तेरे साथ हैं बेटा। राहुल ने अपनी वेबसाइट को बेहतर करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज ढूंढे। उसने यूट्यूब पर फ्री ट्यूटोरियल देखे और वेब डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स के बारे में जाना। उसने गांव के साइबर कैफ़े में घंटों बिताए, जहां वो धीमे इंटरनेट के बावजूद कई नई चीज़ें सीखता रहा। उसने अपनी नोटबुक में हर नई सीख को लिखा। आज मैंने सीखा कि एसईओ क्या होता है। आज मैंने एक नया फ़ॉन्ट जोड़ा। आज मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला। लेकिन जैसे जैसे राहुल की वेबसाइट लोकप्रिय होने लगी, नई चुनौतियां भी सामने आने लगीं। गांव के ही कुछ लोग जो उससे जलते थे, वो उसका पहले मजाक उड़ाया करते थे, अब उसकी सफलता देखकर जलने लगे। एक दिन चौपाल पर कुछ बुजुर्गों ने अफवाह फैला दी कि राहुल कारीगरों को कम पैसा देता है और सारा मुनाफा खुद ही रख लेता है। ये सुनकर राहुल का दिल थोड़ा टूट सा गया। वो जानता था कि उसने कारीगरों के साथ ईमानदारी से काम किया था। उसने हर ऑर्डर का हिसाब रखा था और कारीगरों को उसकी मेहनत का पूरा हिस्सा देता था। राहुल ने फैसला किया कि वो इस अफवाह को चुपचाप नहीं सहेगा। उसने गांव के कारीगरों को अपने घर बुलाया। उसने एक छोटी सी सभा बुलाई और सबके सामने अपनी नोटबुक खोली, जिसमें उसने अभी तक निकले हुए सारे ऑर्डरों का हिसाब लिखा था। उसने कहा, मैं ये सब अपने लिए नहीं, बल्कि हमारे गांव के लिए कर रहा हूँ। अगर आप मुझ पर भरोसा करेंगे तो हम साथ मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। उसकी ईमानदारी और पारदर्शिता ने सबका दिल जीत लिया। मंगल चाचा ने कहा, राहुल, हमें तुझ पर पूरा भरोसा है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं वो हमारे गांव की तरक्की देख ही नहीं सकते। तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। राधा काकी और शांति दीदी ने भी उनका समर्थन किया। शांति दीदी ने कहा, बेटा, तूने मेरे बर्तनों को वो सम्मान दिया जो मुझे कभी नहीं मिला। हम सब तेरे साथ हैं। राहुल ने उस रात फिर अपनी नोटबुक में लिखा, आज मैंने सीखा कि विश्वास न केवल अपने आप पर बल्कि दूसरों पर भी करना पड़ता है। मेरे कारीगर ही मेरी ताकत है। राहुल का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका था। उसने जोसेफ मर्फी की किताब को बार बार पढ़ा और हर बार उसे नई प्रेरणा मिली। उसने किताब में लिखे विजुअलाइजेशन के सिद्धांत को और गहराई से अपनाया। वो हर रात अपने सपने को अपने मन में जीता। वो देखता कि उसकी वेबसाइट अब देश विदेश में मशहूर हो रही थी। वो देखता कि सूरजपुर के कारीगर अपने काम के लिए सम्मान पा रहे थे और गांव में समृद्धि आ रही है। उसने अपने कमरे में एक नया बोर्ड जोड़ा, जिस पर उसने लिखा, मेरा हर कदम मुझे मेरे सपने के और करीब ले जा रहा है। यह बोर्ड उसे हर सुबह नई ऊर्जा देता। उसने गांव के और कारीगरों को अपने साथ जोड़ा। उसने एक छोटा सा समूह बनाया जिसमें हर कारीगर को उसकी अपनी कला की कहानी बताने का मौका मिले। उसने उनकी कहानियों को अपनी वेबसाइट पर डाला ताकि ग्राहक न केवल उत्पाद खरीदे बल्कि उस कला के पीछे की मेहनत और भावनाओं को भी समझे। राहुल की जिंदगी अब एक ऐसे नए मोड़ पर थी जहां सूरजपुर, जो कभी एक साधारण सा गांव था, वो अब उसके लिए एक सपनों का कैनवास बन चुका था। उसकी वेबसाइट सूरज कला अब धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही थी। पहले ऑर्डर के बाद और ऑर्डर आने शुरू हो गए। मंगल चाचा की लकड़ी की नक्काशी, राधा काकी के हस्तनिर्मित कपड़े और शांति दीदी के मिट्टी के बर्तन अब न केवल सूरजपुर में बल्कि दिल्ली, मुंबई और यहाँ तक कि विदेशों में भी कुछ ग्राहक पहुँच रहे थे। राहुल का आत्मविश्वास पहले से अब कहीं और ज़्यादा मजबूत हो गया था और जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ उसकी हर कदम पर प्रेरणा थी। राहुल ने किताब में पढ़ा था कि हर बाधा एक अवसर है। मर्फी ने लिखा था, जब तुम्हारा मन शांत हो और तुम अपने विश्वास पर अडिग रहो तो हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाता है। राहुल ने इस सिद्धांत को अपने दिल में बसा लिया था। उसने हर सुबह अपनी नोटबुक खोली जिसमें उसने अपने सपनों और योजनाओं को लिखा था। उसका मंत्र, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, मेरे सपने हकीकत बनेंगे, अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। वो हर रात विजुअलाइजेशन करता जिसमें वो देखता कि उसकी वेबसाइट एक बड़ा ब्रांड बन चुकी है और सूरजपुर के कारीगर दुनिया भर में सम्मान पा रहे हैं। लेकिन राहुल जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। उसकी वेबसाइट अभी भी बुनियादी थी और उसे इसे और बेहतर करना था। उसे और ग्राहकों तक पहुंचाना था
और अपने व्यवसाय को विस्तार देना था। इसके लिए उसे नई चुनौतियों का सामना करना होगा, ऐसी चुनौतियां जो उसके विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेंगी। राहुल की मेहनत रंग ला रही थी। सूरज कला की वेबसाइट पर अब हर दिन कुछ न कुछ ऑर्डर हो ही रहा था। उसने गांव के और कारीगरों को अपने साथ जोड़ा और उनकी कला को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया। उसने अपनी तस्वीरों को बेहतर करने के लिए एक स्थानीय फोटोग्राफर की मदद ली और सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी बढ़ाई। उसका इंस्टाग्राम पेज अब धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा था और कुछ लोग उसकी पोस्ट पर कमेंट कर रहे थे। एक ग्राहक ने लिखा, ये मिट्टी के बर्तन बहुत खूबसूरत हैं, क्या आप इन्हें विदेश भेज सकते हैं? ये पढ़कर राहुल का मन उत्साह से भर गया। उसने तुरंत जवाब दिया, जी हम जल्द ही विदेश की शिपिंग शुरू करेंगे। लेकिन तभी एक बड़ी चुनौती सामने आई। एक दिन उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला। बेंगलोर की एक कंपनी ने 50 हस्तनिर्मित शाल और 20 मिट्टी के बर्तनों का ऑर्डर दिया, जो एक कारपोरेट इवेंट के लिए गिफ्ट के रूप में इस्तेमाल करने थे। यह राहुल का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था और वह उत्साहित था। उसने तुरंत कारीगरों को इकट्ठा किया और उन्हें ऑर्डर के बारे में बताया। मंगल चाचा, राधा काकी और शांति दीदी ने उत्साह से काम शुरू किया। राहुल ने दिन रात मेहनत की। उसने हर साल और बर्तन को बड़ी सावधानी से चेक किया, पैक किया और डिलीवरी के लिए तैयार किया। उसने गांव के डाकघर से संपर्क किया, लेकिन डाकघर का कर्मचारी जो आलसी था, उसने कहा, इतना बड़ा ऑर्डर, हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं। राहुल ने उसे मनाया, लेकिन डिलीवरी में देरी हो गई। ऑर्डर समय पर बेंगलोर नहीं पहुंचा और कंपनी ने ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया। राहुल को भारी नुकसान हुआ। वो हताश हो गया। उस रात वो अपनी छत पर गया और तारों को देखते हुए सोचने लगा, शायद मैंने बहुत जल्दी बहुत बड़ा सपना देखा था, शायद मैं इस काम के लिए नहीं बना। उसका मन संदेह से भर गया और फिर उसे अंधेरे में खोने लगा जहाँ से वो निकलकर आया था। लेकिन तभी उसे जोसेफ मर्फी की किताब की एक पंक्ति याद आई, हर बाधा एक अवसर होती है। अपने मन को शांत रखो और समाधान खोजो। उसने अपनी नोटबुक खोली और लिखा, यह असफलता मुझे रोक नहीं सकती, यह मुझे और मजबूत बनाएगी। उसने आंखें बंद की और विजुअलाइजेशन शुरू किया। वो देख रहा था कि उसकी वेबसाइट फिर से ऑर्डर से भर रही है और लोग उसके गांव की कला की तारीफ कर रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन उसे शांति दे गया। उसने फैसला किया कि वो इस नुकसान से हार नहीं मानेगा। राहुल ने अगले दिन कारीगरों को इकट्ठा किया और उनसे खुलकर बात की। मुझे माफ़ करना भाई, उसने कहा, यह ऑर्डर रद्द हो गया और इसका नुकसान हम सबको हो गया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे ठीक करूँगा। उसकी ईमानदारी ने कारीगरों का दिल जीत लिया। शांति दीदी ने कहा, बेटा तूने हमें सपने दिखाए, एक असफलता से क्या फ़र्क पड़ता है, हम सब तेरे साथ ही हैं। राहुल ने डिलीवरी सिस्टम को बेहतर करने का फैसला किया। उसने गांव के डाकघर के कर्मचारी से फिर से बात की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि डाकघर पर निर्भर रहना ही पर्याप्त नहीं है। उसने पास के शहर में एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी से संपर्क किया। कंपनी का मालिक रमेश भाई एक सख्त लेकिन दयालु व्यक्ति था। उसने राहुल की कहानी सुनी और कहा, देखो राहुल, तुम्हारा जुनून देखकर लगता है कि तुम कुछ बड़ा करोगे लाइफ में। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे पेमेंट समय पर चाहिए। राहुल ने रमेश भाई से करार किया कि वो छोटे ऑर्डर के लिए उनकी सेवाएं लेगा और उनको समय पर पेमेंट देगा। उसने ग्राहकों को एक माफीनामा भेजा जिनका ऑर्डर रद्द हुआ था। उसने लिखा, प्रिय ग्राहक, हमें खेद है कि आपके ऑर्डर में देरी हुई। हम अपने सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें एक मौका और दें। उसने एक छोटी सी छूट की पेशकश की और कुछ ग्राहकों ने फिर से ऑर्डर दिए। राहुल ने इस असफलता से बहुत कुछ सीखा। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, हर गलती मुझे बेहतर बनाती है। मैंने सीखा कि डिलीवरी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना उत्पाद। उसने जोसेफ मर्फी की किताब को फिर से खोला और एक पंक्ति पढ़ी, असफलता केवल एक सीख है, अपने विश्वास को बनाए रखो और तुम रास्ता पालोगे। उसने इसे एक नई ऊर्जा दी। राहुल ने फैसला किया कि वो अपने गांव में एक नया बदलाव लाएगा। उसने देखा कि कारीगरों को अपनी कला को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत है। उसने गांव में एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने का विचार बनाया, जहां कारीगर नई तकनीकें और डिज़ाइन सीख सकें। उसने मंगल चाचा, राधा काकी और शांति दीदी से भी इस बारे में बात की। मंगल चाचा ने कहा, राहुल, हमारी कला पुरानी है
लेकिन हम इसे अगर नए तरीके से पेश करें तो शायद इसे और लोग पसंद करेंगे। राधा काकी ने सुझाव दिया कि वो नए रंगों और पैटर्न के साथ कपड़े बनाएंगी। शांति दीदी ने कहा, मेरे बर्तनों को अगर थोड़ा और आधुनिक टच मिल जाए तो शायद शहरों में लोग इन्हें और ज़्यादा पसंद करेंगे। राहुल ने इस विचार को गंभीरता से लिया। उसने गांव के स्कूल के एक पुराने कमरे को किराए पर ले लिया और उसे प्रशिक्षण केंद्र में बदल दिया। उसने अमित से भी मदद मांगी, जो अब राहुल के सपने का हिस्सा बन चुका था। अमित ने कहा, राहुल, तूने मुझे भी सपने देखने की हिम्मत दी है। मैं तुझे इस केंद्र को चलाने में मदद बिल्कुल करूंगा। राहुल ने पास के शहर से एक डिजाइनर को बुलाया जो हस्तशिल्प में माहिर था। उसने कारीगरों को नए डिजाइन, नए रंग संयोजन और आधुनिक तकनीकों के बारे में सिखाया। कारीगरों ने उत्साह से सीखा और जल्द ही उनके उत्पादों में एक और नया आकर्षण आने लगा। मंगल चाचा ने अपनी नक्काशी में आधुनिक पैटर्न जोड़े, राधा काकी ने नए रंगों के साथ साल बनाई और शांति दीदी ने अपने बर्तनों को और नाजुक डिजाइन दिए। राहुल ने इन नए उत्पादों को अपनी वेबसाइट पर डाला और फिर उसने हर उत्पाद के साथ एक कहानी जोड़ी। जैसे, यह साल राधा काकी ने बनाई है, जिन्होंने अपने 20 साल के अनुभव में सूरजपुर की परंपराओं को जीवित रखा। ये कहानियाँ ग्राहकों को आकर्षित करने लगी। लोग न केवल उत्पाद खरीद रहे थे बल्कि उस कला के पीछे की कहानी से भी जुड़ रहे थे। राहुल का व्यवसाय अब स्थिर हो रहा था। उसकी वेबसाइट पर हर महीने ऑर्डर बढ़ रहे थे। उसने गांव में और लोगों को रोजगार देना शुरू किया। उसने कुछ युवाओं को अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए रखा। उसने गांव के स्कूल के बच्चों को अपने प्रशिक्षण केंद्र में बुलाया और उन्हें कला और तकनीकी के बारे में बताया। वो चाहता था कि सूरजपुर का हर बच्चा सपना देखे और उन्हें पूरा करने की हिम्मत करे। राहुल ने एक नया लक्ष्य बनाया। वो अपनी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगा। उसने अपनी वेबसाइट पर एक नया सेक्शन जोड़ा जिसमें उसने विदेशी ग्राहकों के लिए शिपिंग की जानकारी दी। उसने रमेश भाई की ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ मिलकर एक नया सिस्टम बनाया जिसमें विदेशी ऑर्डर समय पर पहुंच सके। लेकिन यह नया लक्ष्य अपने साथ नई चुनौतियां लाया। विदेशी शिपिंग के लिए कस्टम नियम, कर और अन्य कानूनी औपचारिकताएं थीं। राहुल को इनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसने पास के शहर में एक वकील से संपर्क किया जो छोटे मोटे व्यवसायों में मदद करता था। वकील ने उसे बेसिक नियम समझाए और कुछ दस्तावेज भी तैयार करने में उसकी मदद की। राहुल ने अपनी नोटबुक में लिखा, हर नई चुनौती मुझे और मजबूत बनाती है। मैं सीख रहा हूँ और मैं रुकने वाला नहीं हूँ। उसने जोसेफ मर्फी की किताब को फिर से पढ़ा और एक पंक्ति पर रुक गया, जब तुम अपने विश्वास पर अडिग रहते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करता है। इसने उसे और प्रेरित किया। सूरजपुर अब वह साधारण सा गांव नहीं रहा जो कभी केवल हरे भरे खेतों और सादगी भरे जीवन के लिए जाना जाता था। राहुल की मेहनत और विश्वास ने इस गांव को एक नई पहचान दी थी। उसकी वेबसाइट सूरज कला अब न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी एक जाना माना नाम बन चुकी थी। मंगल चाचा की लकड़ी की नक्काशी, राधा काकी के हस्त निर्मित कपड़े और शांति दीदी के मिट्टी के बर्तन अब दुनिया भर के घरों में सज रहे थे। राहुल का सपना, जो कभी एक असंभव सा ख्वाब लगता था, अब हकीकत का आकार ले चुका था। राहुल की यात्रा इतनी आसान नहीं थी। उसने संदेह, असफलताओं और सामाजिक बाधाओं का भी सामना किया था। लेकिन जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ ने उसे हर कदम पर प्रेरित किया। मर्फी ने लिखा था, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, इसे कभी मत छोड़ो। राहुल ने इस सिद्धांत को अपने जीवन का आधार बनाया था। उसका मंत्र, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, मेरे सपने हकीकत बनेंगे, उसके लिए एक जीवन रेखा था। हर रात वो अपने सपनों को विजुअलाइज करता, जिसमें वो देखता कि सूरजपुर का नाम दुनिया भर में गूंज रहा है और उसके कारीगर सम्मान और समृद्धि पा रहे हैं। अब तक राहुल 27 साल का हो चुका था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो 5 साल पहले थी, लेकिन अब उसमें एक नई परिपक्वता थी। वो अब केवल एक सपने देखने वाला नहीं था, अब वो एक विजेता था जिसने अपने विश्वास की ताकत से असंभव को भी संभव बनाया था। उसकी वेबसाइट अब एक पूर्ण विकसित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुकी थी जिसमें सैकड़ों उत्पाद और हजारों ग्राहक थे। उसने एक छोटा सा ऑफिस खोला था जिसमें अमित उसका पार्टनर बन चुका था। लेकिन राहुल जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसका सपना अब और बड़ा हो चुका था। वो सूरज कला को दुनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प ब्रांड बनाना चाहता था।
राहुल ने अपने व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का फैसला किया था। उसका पहला विदेशी ऑर्डर अमेरिका की एक महिला के लिए मंगल चाचा की लकड़ी की मूर्ति एक बड़ी जीत थी। उस ऑर्डर के बाद और विदेश से ऑर्डर आने लगे। लंदन, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से ग्राहकों ने सूरज की कला की वेबसाइट पर ऑर्डर दिए। राहुल ने रमेश भाई की ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ मिलकर एक मजबूत शिपिंग सिस्टम बनाया था जो समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपने साथ नई चुनौतियां लाया। एक बार एक बड़ा ऑर्डर कनाडा से आया जिसमें 100 मिट्टी के बर्तन और 50 हस्त निर्मित शाल मांगे गए। राहुल ने कारीगरों को इकट्ठा किया और काम शुरू किया, लेकिन कस्टम अधिकारियों ने पैकेज को रोक दिया क्योंकि कुछ दस्तावेज अभी भी अधूरे थे। राहुल को फिर से नुकसान हुआ। वो निराश हो गया, लेकिन उसने जोसेफ मर्फी की किताब की फिर से एक पंक्ति याद की, हर बाधा एक अवसर है। अपने मन को शांत रखो और समाधान खोजो। राहुल ने तुरंत वकील से संपर्क किया और दस्तावेजों को पूरा किया। उसने ग्राहक को एक माफ़ीनामा भेजा और एक मुफ्त उपहार के साथ ऑर्डर दोबारा भेजा। ग्राहक ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की और एक सकारात्मक रिव्यू लिखा, जिससे और ऑर्डर आए। राहुल ने अपनी नोटबुक में लिखा, हर गलती मुझे बेहतर बनाती है। मैंने सीखा कि धैर्य और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। राहुल ने अपनी वेबसाइट को और बेहतर करने के लिए नए फीचर जोड़े। उसने एक चैटबॉट बनाया जो ग्राहकों के सवालों के जवाब देता था। उसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने की योजना बनाई ताकि ग्राहक आसानी से ऑर्डर दे सके। उसने एक डिज़ाइनर को काम पर रखा जिसने वेबसाइट को एक आधुनिक और पेशेवर लुक दिया। सूरज कला अब एक ब्रांड बन चुका था जिसकी पहचान उसकी गुणवत्ता और कहानियों से थी। राहुल की सफलता ने सूरजपुर को बदल दिया था। उसने गांव में एक बड़ा कारखाना बनवाया जहां सैकड़ों कारीगर काम करते थे। कारखाना केवल एक कार्यस्थल नहीं था, ये एक समुदाय था जहां कारीगर अपनी कला को निखारते थे और एक दूसरे से सीखते थे। मंगल चाचा अब कारखाने के प्रमुख कारीगर थे जो नए कारीगरों को लकड़ी की नक्काशी सिखाते थे। राधा काकी ने एक महिला समूह बनाया जो हस्त निर्मित कपड़े बनाती थी। शांति दीदी ने मिट्टी के बर्तनों के लिए एक नया डिजाइन स्टूडियो शुरू किया जहां वो आधुनिक और पारंपरिक डिजाइनों का मिश्रण करती थी। राहुल ने गांव में एक स्कूल शुरू किया जहां बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती थी। उसने स्कूल में एक कला और तकनीक का विभाग जोड़ा जहां बच्चे हस्तशिल्प और डिजिटल स्किल्स सीखते थे। वो चाहता था कि सूरजपुर का हर बच्चा सपने देखे और उन्हें पूरा करने की हिम्मत करे। उसने स्कूल में एक पुस्तकालय बनवाया जिसमें जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ की प्रतियां रखी गईं। उसने बच्चों को बताया, ये किताब मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी, इसे पढ़ो और अपने सपनों पर विश्वास करो। राहुल ने गांव में एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र भी बनवाया जहां लोग इकट्ठा होकर अपनी समस्याएं, अपने सपने साझा करते। उसने गांव के युवाओं को अपने व्यवसाय में शामिल किया। कुछ युवा वेबसाइट मैनेज करते थे, कुछ मार्केटिंग करते थे और कुछ शिपिंग और पैकेजिंग के काम में मदद करते थे। सूरजपुर अब केवल एक गांव नहीं था, यह एक जीवंत समुदाय बन गया था जो राहुल के सपने का हिस्सा बन चुका था। राहुल अब केवल एक व्यवसाय नहीं था, वो एक प्रेरक वक्ता भी बन चुका था। उसे स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक कार्यक्रमों में बोलने के लिए बुलाया जाने लगा। वो अपनी कहानी साझा करता कि कैसे एक साधारण गांव का लड़का जिसके पास न पैसे थे और न अनुभव, फिर भी उसने अपने विश्वास की ताकत से इतना बड़ा काम कर दिया। वो हमेशा जोसेफ मर्फी की किताब का जिक्र करता रहता। यह किताब मेरे लिए एक गुरु की तरह थी। उसने मुझे सिखाया कि असली ताकत मेरे मन में है। एक बार उसे एक शहर के कॉलेज में बोलने के लिए बुलाया गया। वहाँ हजारों छात्रों के सामने उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने संदेह, असफलताओं और सामाजिक बाधाओं को पार किया। उसने कहा, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए विश्वास और मेहनत चाहिए। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप में से हर कोई व्यक्ति भी कर सकता है। उसकी बातों ने छात्रों को इतना प्रेरित किया कि कई ने उसे बाद में पत्र लिखे जिसमें उन्होंने बताया कि उसकी कहानी ने उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत दी। राहुल ने अपनी नोटबुक में लिखा, आज मैंने सीखा कि मेरा सपना सिर्फ मेरा नहीं है, यह हर उस इंसान का है जो अपने आप पर विश्वास करता है। एक दिन जब राहुल कई महीनों बाद सूरजपुर लौटा तो गांव ने उसका स्वागत एक उत्सव की तरह किया। गांव की गलियों में फूल बिछे थे और बच्चे ढोल नगाड़ों के साथ नाच रहे थे।
जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे वे अब उस पर गर्व करते थे। राहुल ने अपने पिता की छोटी सी किराने की दुकान को आधुनिक स्टोर में बदल दिया, जहां गांव के हस्तशिल्प प्रदर्शित होते थे। यह स्टोर अब एक केवल शोकेस था जो सूरजपुर की कला को दुनिया के सामने पेश करता था। राहुल की मां सरला ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, बेटा, तूने न केवल अपना सपना पूरा किया बल्कि पूरे गांव को एक नई पहचान दी। उसके पिता रामलाल, जो हमेशा चुपचाप रहते थे, उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। यह राहुल के लिए सबसे बड़ा इनाम था। उस रात राहुल अपनी छत पर गया और तारों को देखा। उसने अपनी नोटबुक खोली जिसमें उसने सालों पहले अपने सपनों को लिखा था। उसने देखा कि हर सपना अब हकीकत बन चुका था। उसने जोसेफ मर्फी की किताब को फिर से पढ़ा और एक पंक्ति पर रुक गया, विश्वास करो कि तुम कर सकते हो और तुम कर लोगे। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, मेरा विश्वास ही मेरी उड़ान है। आज मैंने अपने सपनों को उड़ते देखा। राहुल की ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उसने एक नया सपना देखा। वो चाहता था कि सूरजपुर का हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करे। उसने अपने कारखानों को और विस्तार दिया और अब वहाँ न केवल हस्तशिल्प बनते बल्कि कई नई तकनीकों पर भी काम होता था। उसने एक नया रिसर्च सेंटर शुरू किया जहाँ कारीगर और डिजाइनर मिलकर नई कला और उत्पाद का विकसित करते हैं। राहुल ने एक गैर लाभकारी संगठन शुरू किया जो ग्रामीण कारीगरों को प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करता था। उसने अन्य गांवों में भी प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बनाई ताकि पूरे देश के हस्तशिल्प को दुनिया तक पहुंचाया जा सके। उसने अपनी वेबसाइट को एक ग्लोबल मार्केटप्लेस में बदल दिया था जहां दुनिया भर के कारीगर अपने उत्पाद बेच सकते थे। राहुल अब एक प्रतीक बन चुका था, विश्वास, मेहनत और धैर्य का प्रतीक। उसकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी और लोग उसे सूरजपुर का सूरज कहने लगे। लेकिन राहुल के लिए सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसने अपने गांव को वो सम्मान दिलाया जो वो हमेशा से चाहता था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास की ताकत से कोई भी सपना असंभव नहीं है। जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ के सिद्धांत, सकारात्मक सोच, विजुअलाइजेशन और अवचेतन मन की शक्ति हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत हमारे भीतर ही है। राहुल ने दिखाया कि बाधाएं, असफलताएं और संदेह हमें रोक नहीं सकते अगर हम अपने सपनों पर विश्वास रखें और मेहनत करें। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को उड़ान देना चाहता है। दोस्तों, अगर कभी आपने खुद पर शक किया है, अगर कभी आपको लगा है कि आप अकेले हैं, तो याद रखिए, आप ही वो शुरुआत है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों, इस कहानी ने अगर आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में आई बिलीव इन माई सेल्फ जरूर लिखना और इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाना जिसे आज इस यकीन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे फिर से जगा दीजिए, आज से, अभी से। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपसे किसी और नई मोटिवेशनल वीडियो के पास। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।